मैं आशीष राजपुरोहित आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में मैं सवे लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम आज लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। मेरी जो क्लासें होगी ये अपने आप में बाईलैंग्वेज होगी, यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्रों के लिए उपयोगी होगी। मुझे वास्तविकतापूर्ण इतनी इंग्लिश आती नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जहां संभव इंग्लिश के जो टर्म आते हैं या ऐसे टर्म हिंदी के जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझ में नहीं आते, वहां पे मैं पर्टिकुलर इंग्लिश यूज करूंगा। यदि मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं बोलता हूं निम्न तत्वों को, यानी जो कुछ एलिमेंट दिए हुए इन तत्वों को विद्युत ऋणता के घटते या बढ़ते क्रम में सजाइए। अब घटना बढ़ना आपको पता है इंग्लिश मीडियम, विद्युत ऋणता शब्द आ गया तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में, तो मैं वहां पे बोल दूंगा कि आप इन एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिक्रीज या इंक्रीज रूप में सजाओ। तो मोस्टली मैं पर्टिकुलर ऐसी इंग्लिश यूज करूंगा, पहले भी बता देता हूं क्योंकि मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं, लेकिन भरोसा है कि जिस प्रकार ये चीजें अब शुरू की है, भविष्य में 2-3 साल तक यदि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपन भी सीख जाएंगे। लेकिन अब मेरी ये स्थिति रहेगी। आज हम जो इकाई शुरू करने जा रहे हैं वो है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, यानी केमिस्ट्री की जो फर्स्ट नंबर इकाई है मैं उसको शुरू करने जा रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। इसमें ऑल ओवर देखे आपके सिलेबस में 9 सब यूनिट्स दे रखी है, यानी 9। मैंने शुरू की है 9वीं सब यूनिट, यानी 1 से लेकर 8 तक मैंने चीजें छोड़ दी। सबसे पहले मैंने इसको शुरू किया, हालांकि बाकी 8 चीजें मैं करवाऊंगा, लेकिन मैंने सबसे पहले इसको क्यों शुरू किया, क्योंकि 2016 और 2018 का पेपर देखे तो ऑल ओवर इस पहली यूनिट से आए 9 क्वेश्चन। 16 में 5 आए, 18 में 4 आए, लेकिन इन 9 में से भी सबसे ज्यादा इसमें आए, यानी 5, लगभग 55 से 60% वेटेज है इस सब यूनिट में, यानी 9वीं जो सब यूनिट है उसमें। इस कारण मैंने इसको शुरू किया। इसमें भी मोस्टली 4 बिंदु दिए हुए, जिसमें हम साइज यानी आकार पढ़ेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन आया अभी तक। आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी जो भी बोलो, उसमें भी एक आया। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें भी एक आया। विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसमें आज तक 2 क्वेश्चन आए। ऑल ओवर 5 क्वेश्चन इसमें आए। मेरी क्लासों में मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा और काम का पढ़ाऊंगा, कचरा नहीं पढ़ाऊंगा। आप मान सकते हो कि मेरी क्लासों को एक रिवीजन के तौर पे मेरा मेन फोकस होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करवाना, वो भी क्वेश्चन में आपके फंडे तैयार करना, कॉन्सेप्ट तैयार करना। रट्टू तोते आप बने हुए उस प्रवृत्ति को निकालना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में रट्टू तोतों का कुछ नहीं लेना देना। कुछ ऐसे बच्चे होते जो 12th में 90-95% रट्टा मार के बना लेते, जब उनको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें दी जाती वो कर नहीं पाते। मेरा मेन फंडा मेरी क्लासों के अंदर यही रहेगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूँ। मैं एक लाइनिंग के ऊपर कम से कम 10-10 क्वेश्चन कराऊँ, वहाँ पर आप सोचने के लिए मजबूर हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको कैसे करना। मेन एग्जाम में आप उन चीज़ों को अप्लाई कर पाओ, इस प्रकार के मैं आपको फंडे बताऊंगा। मेरा मेन मोटो यही होगा कि कम पढ़े और काम का पढ़े। जो चीज़ें मैंने अंत में की थी एग्जाम से लगभग 45-50 दिन पहले, जो मैंने कंसेप्ट अपनाए थे, उसी के आधार पे मैं आपके साथ बातें शेयर करता हुआ जाऊंगा। चलो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में देखो, पहली जो सब यूनिट है वो परमाणु गुणधर्मों में परिवर्तन। इसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइज, यानी आप एक बड़ा सा ये लिख लो आप भले कि आपको पता चले कहाँ है क्या कैसा नहीं। फिर अपन शुरू करेंगे साइज, यानी 1 नंबर हेडिंग डाल के आप लिखोगे साइज, ये लिख लो भले। अपन लेते हैं पहला पॉइंट जिसका नाम है आकार या साइज। इससे रिलेटेड 2 कॉन्सेप्चुअल चीजें जो आपको माइंड के अंदर बिठानी है। पहली चीज है आवर्त सारणी में, आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। सेकेंडली कॉन्सेप्चुअल चीज है आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। यहां से यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है, क्यों? पहला ऑप्शन जेड इफेक्ट घटता है, सेकंड ऑप्शन कोषों की संख्या बढ़ती है, थर्ड कोषों की संख्या घटती है, फोर्थ जेड इफेक्ट बढ़ता है। तो आपको वास्तविकता में रीजन पता होना चाहिए कि बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे तो आकार क्यों घट रहा है, या ऊपर से नीचे की ओर जा रहे तो आकार क्यों बढ़ रहा है। ये आपको 2 रीजन पता होने चाहिए। अब इस 2 कॉन्सेप्चुअल बातों को अपन पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखो, मैं यदि पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो आपको बेसिकली साइज
IE, EA और EN के लिए यदि 2-4 सेकंड में पीरियोडिक टेबल बनाने पड़े तो आप ऐसे बनाया करो। ये बन गई पीरियोडिक टेबल, है ना? इतना तो आपको पता है। ये कौन सा ब्लॉक है? S, वेरी गुड। ये D, ये P और नीचे F ब्लॉक। अरे इतना तो पता है। फिर भी कुछ ऐसे बच्चे जो पिछले 2 सालों से कोरोना साहब के कारण आए, उनको थोड़ा बहुत ना पता हो, तो फिर भी ये थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखना। देखो अब इसके आधार पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में आवर्त में, यहां पे शब्द आया है आवर्त, जिसे हम बोलते हैं पीरियड। आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। इसका मतलब ये बात कर रहा है इसे, यानी यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, S ब्लॉक से P ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, तो साइज क्या होगी? तो साइज क्या होगी? साइज घटेगी। यही तो बोला है। आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। अब आप सोच रहे सर ये आवर्त कहां से आ गया? यदि मैं मॉडर्न आवर्त सारणी की बात करूं तो ऑल ओवर 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी यहां से मैं यहां की ओर आ रहा हूं, यानी 1 से लेके यहां पे आ रहा हूं। ये यहाँ 2 है S में, वहां से लेके यहां पे आ रहा हूं। यहां से यहां की ओर आऊंगा तो आकार घटेगा। तो आकार घटेगा। क्यों घट रहा है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये जेड इफेक्ट क्या होता है? जेड इफेक्ट की मैं बेसिकली बात करूं तो इसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर ऐसा ये क्या करता है कि ये आकार घटने लग जाता है? चलो वो समझते अपन। यहां आप देखो, जेड इफेक्ट होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसकी परिभाषा मैं बोलूं तो इसे बहुत मोस्टली बोला जाता है कि नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया नेट नाभिकीय आकर्षण। नाभिकीय आवेश द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया नेट नाभिकीय आकर्षण जेड इफेक्ट कहलाता है। वो सर कैसे? मैं सपोज नाभिक की बात करूं, कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व मेरे पास है, यदि उसका परमाणु उसका नाभिक होगा, हाँ है ना? नाभिक में कौन होते? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑल और यदि मैं नाभिक के चार्ज या आवेश की बात करूं तो कैसा होगा? अरे कैसा होगा नाभिक आवेश? सर प्लस तो होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन होते और न्यूट्रॉन। ऑल और देखे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन अपने आप में पॉजिटिव होगा तो प्लस 0। ऑल और कितना होगा? प्लस हुआ। इसका मतलब नाभिक का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, यानी ये पहली कक्षा मानता हूं, ये दूसरी मानता हूं, ये तीसरी, इस बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यानी ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर जो नेट नाभिकीय आकर्षण लगाता है, यानी ये वाला प्लस इस इलेक्ट्रॉन को जितना खींचता है, जितना अपनी ओर खींचता है, वही होता है जेड इफेक्ट। वही होता है जेड इफेक्ट। अब मैं कह रहा हूं जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। ज्यादा एक एलिमेंट बेसिकली देखो, ये एलिमेंट अपने आप में इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। अब मैं इसका बोल रहा हूं कि जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है। ज्यादा है इसका मतलब ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को और खींचेगा तो ये बाहर वाली कक्षा और नजदीक आएगी। इसका मतलब अंत में जो ये अपने पास प्लस ऐसे ऐसे बड़ा था तो ये अपने आप में सिकुड़ने लगेगा। इसका मतलब तुलनात्मक इसका आकार घटेगा। भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा तो उसका आकार घटेगा। तो यही तो है आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उसको उतना सिकुड़ेगा। ये रीजन समझ में आया? आवर्त यानी पीरियड ऑल ओवर। अपन मॉडर्न आवर्त सारणी पढ़ते 7 आवर्त होते, या अपन बोल सकते आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं होती है, जो क्षैतिज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, पता नहीं, जो भी जो क्षैतिज रेखाएं होती है उन्हें हम बोलते हैं आवर्त। और मॉडर्न आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। ये समझ में आई पहली लाइन? ये बेसिक कॉन्सेप्ट चीजें। अब देखो, अब अपन थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते सेकंड वाली लाइन को समझने की कोशिश करते। ये मैं मिटा रहा हूं। अब देखो सेकंड लाइन क्या बोल रही है? सेकंड लाइन बोल रही है कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। चलो आवर्त सारणी बना देते, ये बना दी अपने
आवर्त सारणी। कौन कौन से ब्लॉक है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, अच्छे। ये कौन सा? एस, ये डी, ये पी, और नीचे एक और होता है उसे क्या बोलते हैं? एफ। देखो पर्टिकुलर आपको मिनिमम 30 एलिमेंट याद होने चाहिए, 30 तत्व आपको याद होने चाहिए। और ऑल ओवर आवर्त सारणी में मोस्टली एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट और डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज याद होनी चाहिए। शक्तिवान करे मना, SCTIV, हायर CRMN FECO। डी ब्लॉक में सिर्फ आपको 3D सीरीज याद हो, सबसे बढ़िया। एस तो याद होगा, हलीना की रबड़ी, सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार, हाँ या ना। इधर बेंगल आलू गाजर, फिर ओम सिंह से टीपो, फिर कल 12 अंटी। और एफ में 2 आगे वाले 2 पीछे वाले याद कर लेना, ज़्यादा नहीं करना। 30 तक तो नॉर्मली याद होंगे, आप 12th पास आउट हो। बाकी एस में पूरा ऐसे सीक्वेंस याद कर देना, पी में पूरा करना, डी में सिर्फ एक सीरीज यानी 3D सीरीज यानी चौथा आवर्त जो है उसके एलिमेंट याद करने। अब अपने यहाँ आते, देखो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब सर वर्ग कहाँ से आ गया? वर्ग का तात्पर्य है कि पीरियोडिक टेबल में जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती यानी ऊपर से नीचे वाली रेखाएं होती उन्हें हम बोलते हैं वर्ग। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, चलो मैं बात यहाँ पे बोलता हूँ। चलो मेरे पास एक ये वर्ग है, मैं इस वर्ग में ऊपर से नीचे आऊंगा, ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसका आकार बढ़ेगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आऊंगा तो इसकी साइज क्या होगी? बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आऊंगा तो साइज इसकी बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ेगी। अब सर ये कोष कहाँ से आ गए? नॉर्मली हम इसे बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल या कोष। अब देखो थोड़ा और पीछे आते, आवर्त सारणी में वर्ग की बात करूं, ऑल ओवर आधुनिक आवर्त सारणी में 1 2 3 फिर लगभग 12 फिर 13 फिर 18 ऑल ओवर देखें तो आवर्त सारणी में, जो मॉडर्न आवर्त सारणी में, उसमें वर्ग यानी ग्रुप की संख्या कितनी होती है? 18। और आवर्त यानी पीरियड कितने होते हैं? 7। ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, पूछेगा कोई नहीं, अपन साइज को समझने की कोशिश करें। अब देखो वर्ग में ऊपर से नीचे आऊंगा, आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि कोषों की संख्या बढ़ रही है। सर ये कोष या सेल क्या होते हैं? चलो उसे समझते हैं अपन। अब यहाँ आ जाओ, कोष या सेल समझते हैं। आपने 9th में, अभी बात करो तो 9th वालों को कभी कभार क्लास में जाता हूँ तो केमिस्ट्री रिलेटेड चीजें बता दूँ। अब देखो मैं कह रहा हूँ एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है, एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है। कितना है? 5 है। परमाणु क्रमांक 1 मतलब प्रोटॉनों की संख्या 1, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधारभूत चीजें है उसका बेस क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ है ना। परमाणु क्रमांक 1 यानी प्रोटॉन 1। यदि कोई उदासीन स्पीशीज है तो उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपली बात, परमाणु क्रमांक 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। परमाणु क्रमांक 5 नंबर ऑफ प्रोटॉन 5 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। उदासीन स्पीशीज के लिए बोल रहा हूँ, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए जितने प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो को समझते हैं। सिंपली बात, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि ये नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। ये पहली कक्षा में अधिकांश कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, हाँ या ना। 2n², ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनों को बिठाने का। पहली कक्षा 2 का 2, n मतलब पहली कक्षा, या पहली कक्षा बोलो या पहला कोष बोलो, सेम है। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। दूसरी कक्षा की बात करो 2n² यानी 2 × 4 यानी दूसरी में 8। यह आपने सुना होगा। फिर 3 का स्कोर करेंगे, 9 2 फिर 18 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। देखो अब अपन इस एग्जाम्पल की सहायता से अपन कोषों को समझते हैं। परमाणु क्रमांक 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1, यानी इस 1 नंबर वाले एलिमेंट में मुझे इलेक्ट्रॉन बिठाने हैं तो मैं कौन सी कक्षा में बिठाऊंगा? सर ये नाभिक के जस्ट इसकी पहली कक्षा है, उसमें हम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बिठा सकते हैं, लेकिन हमें 1 बिठाना है तो आपने यहाँ पे बिठा दिया। मैंने कहाँ बिठा दिया? यहाँ बिठा दिया। सेकेंडली बात लेता हूँ मैं, यदि मेरे पास एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 5 है, प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन भी कितने? 5, तो सिंपली बात उसको लेता हूँ नाभिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन। पहली कक्षा आ गई, पहली कक्षा में मैं अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बिठा सकता हूँ? 2, लेकिन है कितने मेरे पास? 5। तो चलो मैंने पहली कक्षा में 2 बिठा दिए इलेक्ट्रॉन, लेकिन मुझे बिठाने कितने? 5। तो अब मैं क्या करूंगा? सर अब आप दूसरी कक्षा लोगे, दूसरी में अधिकतम मैं कितने बिठा सकता हूँ? 8, लेकिन मुझे बिठाने कितने? सर 2 तो आपने बिठा दी, 3 और बिठाने, 1 2 3। ये कक्षाएं बोलो या इन्हें हम कोष भी बोल सकते हैं। भले आप कक्षा बोलो, भले आप सेल बोलो या कोष बोलो, सेम बात है।
इसका मतलब सर देखो, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े, वे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़े तो साइज भी बढ़ी, हाँ या ना। पहले जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन था उसकी इतनी साइज थी, जैसे 5 आए तो साइज थोड़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि कोष बढ़े। इसके बाद और इलेक्ट्रॉन होंगे तो और कोष बढ़ेगा, और होंगे तो और कोष बढ़ेगा, इस कारण साइज बढ़ती है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब इसके बिहाफ पे आपको माइंड में इन दो लाइनिंग के अलावा सिर्फ और सिर्फ यही चीज बिठानी। आप ऐसे बनाओगे आवर्त सारणी, ये है पीरियोडिक टेबल। ऑल ओवर बात करें पीरियोडिक टेबल की, कॉन्सेप्ट ये बिठा दो। देखो, ये है एस ब्लॉक, ये वापस आ गया डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक। आप ऐसे लाइनिंग बिठा दो कि आप यहां से यहां जा रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, कहां से कहां, यहां से यहां जा रहे हो। इसका मतलब साइज सर घटेगी। क्यों घटेगी? पहला वाला कॉन्सेप्ट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे, भले यहां जाओ भले यहां जाओ, आप ऊपर से नीचे जा रहे हो, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी। ये सेकंड कॉन्सेप्ट। अब क्यों बढ़ रही? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे। क्यों बढ़ रही? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा, सॉरी क्यों घट रही? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। तो ये दिमाग में बिठा दो, ये बेसिक चीज थी, ये आपके माइंड में बैठनी चाहिए। अब आप तुलना कैसे करोगे? एस ब्लॉक के से इस साइड आओगे तो आप ऐसे बाकायदा ऐसे भी कर सकते हो। मैं कह रहा हूं आपको एक एलिमेंट दिया जाए एस ब्लॉक का, एक दिया जाए पी ब्लॉक का। अब आपको बोले इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप सीधा बोलोगे सर एस ब्लॉक का बड़ा है। क्यों बड़ा है? सर देखो, मैं यहां पे था तब मैं इतना बड़ा था, लेकिन यहां धीरे धीरे आया तो मैं छोटा 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 टिन्ना हो गया। अरे हाँ या ना। इसका मतलब एस और पी ब्लॉक को एलिमेंट दिया जाए तो एस ब्लॉक का बड़ा होगा। अब पी ब्लॉक के आपको 2-3 एलिमेंट दिया जाए तो आप बोलोगे सर देखो, यहां से मैं यहां जाऊंगा, यहां से मैं यहां जाऊंगा। हालांकि आखिरी गैसों को छोड़ो, 17 तक अपने मानते। अभी आप यहां से यहां जा रहे हो, सर यहां पे मैं इतना था, जैसे जैसे इधर जाऊंगा और टिन्ना 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 छोटा होता जाऊंगा। क्यों हो रहा हूं? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ रहा है। ये लाइनिंग आई समझ में? ये बेसिक चीजें, यदि ये आपके दिमाग में बैठी है तो इसके आधार पर अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं ये चीजें आपके माइंड में बैठ गई होगी। फिर भी आपके माइंड में चीजें नहीं बैठ रही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं अगले दिन वापस रिवाइज करूंगा। इसके अलावा मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के अंदर जितने भी दिए हुए वो एग्जाम्पल। सेकेंडली नीट, जेईई और एम्स जैसे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए मैं उससे रिलेटेड कराऊंगा, बाकी कचरा नहीं कराऊंगा। और मेन फोकस मेरा एनसीईआरटी होगा। ये चीज आई समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आकार के अंदर टाइप्स ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्याओं के प्रकार। सिंपली बात है, जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उसका आकार उतना ज्यादा होगा। एक मैं बोल रहा हूं ए, त्रिज्या क्या होती? मध्य पॉइंट से बाहर वाला जो पॉइंट है उसके मध्य की दूरी, एक की त्रिज्या इतनी है। दूसरा एक एलिमेंट है बी, उसकी त्रिज्या इतनी है। इसका मतलब R1 की तुलना में R2 बड़ा है, यानी जिसकी त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी उसका आकार उतना ज्यादा होगा। इससे रिलेटेड हम 4 त्रिज्याएं पढ़ते हैं। कितनी पढ़ते हैं? 4। इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इन चारों में हम विस्तार पूर्वक आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं और यही पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगा मुझे बताना चाहिए। पहली त्रिज्या है सहसंयोजी त्रिज्या, जिसे बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसके एग्जाम्पल है F2Cl2, यानी पी ब्लॉक के द्विबंधित जो तत्व होते हैं वो अपने आप में जिस बंध द्वारा जुड़े होते हैं उनसे रिलेटेड जो त्रिज्या होती है वो सहसंयोजी त्रिज्या या कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। वो क्या होती है? यदि इसकी डेफिनेशन में दूं तो मोस्टली बोला जाता है एकल बंध से बंधित परमाणुओं के मध्य की दूरी का आधा। वो कैसे? एकल बंध से बंधित। मैं F2 का एग्जांपल लूं, सिंपली बात है F2 में फ्लोरीन आपस में सिंगल बंध से जुड़े हुए होंगे, हाँ या ना? यही तो होगा, एकल बंध से बंधित। चलो ये 2 एलिमेंट है जो आपस में एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो इन एकल बंध के मध्य की दूरी का जो आधा है वो आर कोवेलेंट कहलाएगी। यानी ये पूरा बंध है, ये अपने आप एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड का जो या बॉन्ड लेंथ का जो आधा होगा वो क्या होगा? आर कोवेलेंट। क्या होगा? आर कोवेलेंट। यानी सहसंयोजी त्रिज्या आर कोवेलेंट बराबर होता है बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, यानी पूरी जो बंध लंबाई है उसका आधा होगा वो क्या होगा? आर कोवेलेंट। वो भी एलिमेंट किसके द्वारा जुड़े होने चाहिए? एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा। एकल बंध से बंधित परमाणु के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजी त्रिज्या। यदि मैं इसका एक क्वेश्चन दूं, आप इधर आओ, देखो समझो।
एक क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में आया था क्वेश्चन शायद 2013-14 का। वो क्वेश्चन क्या, देखो समझो। क्वेश्चन है ऑक्सीजन की निम्न में से किस यौगिक द्वारा सहसंयोजी त्रिज्या ज्ञात की जाती है। ऑक्सीजन की निम्न में से किस कंपाउंड के द्वारा सहसंयोजी त्रिज्या यानी कोवेलेंट रेडियस ज्ञात की जाती है। अब देखो एग्जाम्पल आपको दे दिया, एक O2 दिया, सेकंड O3 दिया, फोर्थ H2O2 दिया। अब अपन इन तीनों में से किसको ले जिसकी सहायता से हम सहसंयोजी त्रिज्या ज्ञात करें। तो पहली चीज है इसको अपन विस्तार रूप देंगे। विस्तार रूप मतलब ये जो एलिमेंट आपस में किस बंध द्वारा जुड़े हुए उन बंधों को दर्शाएंगे। आपको मोस्टली इतना तो पता है, ऑक्सीजन को अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना। O3 की बात करो, ओजोन को कैसे लिखते हैं, O डबल बॉन्ड O, ये वाला स्टिक, इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थोड़ा बहुत आपको पता होगा, मैं आशा करता हूँ। या फिर ये भी समझाओ सर ये डबल बॉन्ड कैसे आया, आया ना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन गुणों, फिर देखो कितने बाकी है, कौन किसको दे रहा है, ये थोड़ा बहुत तो पता होगा बेसिकली, मैं आशा करता हूँ। थर्ड है, यदि मैं H2O2 की स्ट्रक्चर बनाऊँ तो H2O2 की अपन ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओपन हाफ बुक करके आपने सुना होगा यदि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है। अब देखो, अब अपन को पूछा कि ये एम्स में आया था 2013-14 क्वेश्चन, अब एम्स नहीं होता, अब ऑल ओवर नीट होता है। एम्स में आया था ऑक्सीजन की सहसंयोजी त्रिज्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। पहली चीज है सहसंयोजी त्रिज्या होती क्या, परिभाषा बोलती है एकल बंध से बंधित परमाणु के मध्य की दूरी का आधा, यानी दो एलिमेंट के मध्य सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। मैं फ्लोरीन का मैंने समझाया था, मैंने कैसे समझाया, F करके। यदि मैं क्लोरीन का समझाऊंगा Cl यानी एकल बंध है। अब देखो पहली चीज ये वाला सही है गलत है, सर गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। ये वाला सर सही है गलत है, सर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, क्या भरोसा ये सही हो सकता है। थर्ड ये सर सही है गलत है, ये सही है, सही क्यों है सर, देखो इधर ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसका मतलब H2O2 इसका आंसर सही है। तो सर O3 क्यों नहीं, या O3 है या नहीं है, O3 नहीं है, क्यों नहीं है, एक साइड तो इसमें डबल बॉन्ड है, चलो इसको अपन इग्नोर कर दे, लेकिन एक साइड तो सिंगल बॉन्ड है, हालांकि सिंगल बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड और इसके लोन पर यदि एकांतर स्थिति में तो ये भी रेजोनेंस करने लग जाते हैं। सिंपली बात में एग्जांपल दो, O ये डेटिव बॉन्ड, O डबल बॉन्ड O आया ना। अब मैं कह रहा हूँ सिंपली ये मेरे पास लोन पे दूसरे दर्शाने तो आते हैं ना आपको, ये यहाँ से यहाँ आएगा फिर ये यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे वापस हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, यानी ये स्थायी नहीं है, ये डबल बॉन्ड या ये सिंगल बॉन्ड अपने आप में स्टेबल नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, अपन गारंटी से नहीं कह सकते कि ये डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, या मैं ये नहीं कह सकता ये सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है। इस कारण इसका आंसर क्या जाएगा, H2O2। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये क्वेश्चन अपन कब कर सकते हैं, जब आप अपन को इसकी परिभाषा पता हो कि एकल बंध से बंधित, यानी इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड अपने आप में एकल एकल होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, ऐसे अप्लाई किए जाते हैं। चलो ये समझ में आया, यानी एकल बंध से बंधित परमाणु के मध्य की दूरी का आधा। आपके इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा, मैंने कॉन्सेप्चुअल चीजें बता दी। सेकंड है वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या क्या होता है कि अक्रिय गैसों में अबंधित परमाणु के मध्य की दूरी का आधा। और आपको पता है अक्रिय गैसें वैसे आपस में कभी रिएक्शन नहीं करती, हालांकि क्रिप्टोन और जिनोन के कुछ एलिमेंट पाए गए, कुछ ऐसे कंपाउंड पाए गए, लेकिन ऑल ओवर देखें तो बेसिकली अक्रिय गैसें आपस में क्रिया नहीं करती। तो इसकी वान डेर वाल त्रिज्या क्या है, अक्रिय गैस के किन्हीं दो अबंधित यानी नॉन बॉन्डेड अबंधित परमाणु की जो दूरी होगी उनका जो आधा होगा वो अपने आप में होगा R वान डेर वाल, वो R वान डेर वाल। इतना पूछा नहीं जाएगा। चलो थर्ड है मेटेलिक या धात्विक त्रिज्या। ये क्या होता है, किसी ठोस क्रिस्टल जालक में उपस्थित परमाणुओं के मध्य की दूरी का आधा। सिंपली बात मैं कह रहा हूं, मेरे पास एक ठोस क्रिस्टल जालक है, देखो मैंने Na सॉलिड लिखा है, ठोस क्रिस्टल जालक एक क्रिस्टल होगा, उसके अंदर परमाणु तो हो गए, हाँ या ना। इन परमाणु की मध्य की जो दूरी का आधा होगा वो आपस में क्या कहलाएगा, R मेटेलिक। ये भी इतना पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो। मोस्टली चीज है आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियस अपन ज्ञात करते हैं, या ये रिलेटेड होती है आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। किनसे रिलेटेड होती है, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड। तो सर आपने कैसे पहचाना ये आयनिक कंपाउंड है, आपको कैसे पता चला। सिंपली बात है, ये थोड़ा बहुत आप ध्यान रखो। हम केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत देखते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड बनाएंगे, एस और पी की मिलकर जो यौगिक बनाएंगे वो हमेशा आयनिक होगा, वो हमेशा
आयनिक होगा। हालांकि कुछ डी ब्लॉक के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको क्या होता है, एस ब्लॉक के और डी ब्लॉक के एलिमेंट मिलकर जो चीज़ बनाएंगे, जो यौगिक बनाएंगे, वो हमेशा आयनिक होगा। सिंपली बात है, Na सोडियम कहाँ आता है, एस में आता है, Cl कहाँ आता है, पी में आता है, Ca कैल्शियम कहाँ आता है, कहाँ आता है सर, एस में आता है, और ऑक्सीजन कहाँ आता है, पी में आता है। यानी ये दोनों आपस में मिलेंगे तो वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। उस आयनिक से रिलेटेड जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, आयनिक त्रिज्या। इसको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा, हालांकि थोड़ा बहुत इसका आप ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। ये समझ में आए तो बेटर है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा बहुत बता दिया जाए। अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या, इंपॉर्टेंट यही है। अब मैं क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर करवाऊंगा, और आपका जो एक क्वेश्चन यदि साइज का इस बार आएगा तो इसी के ऊपर आएगा। ये चीज़ें आपको समझ में आई तो बढ़िया, न आई तो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हमने जो 4 प्रकार की त्रिज्याएं देखी, उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैं विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। वो है आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस। और इससे रिलेटेड मैंने 1-2 पॉइंट लिखे, उसको अपन पहले रिवाइज करते हैं, फिर अब मैं समझाऊंगा। पहले मैंने इसमें लिखा है धनायन हमेशा संगत तत्वों से छोटा होता है। भाई जी क्यों होता है, क्योंकि पहला रीजन है सेल यानी कोष लॉस करता है, सेकेंडली उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होता है। यहाँ पे एक चीज है सर, ये संगत वाला क्या फंडा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। धनायन यानी पॉजिटिव तत्व मतलब एलिमेंट, छोटा मतलब स्मॉल होगा। संगत का मतलब क्या है, संगत का मतलब एक जैसा। एक जैसा कैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक है Na मतलब सोडियम, हाँ या ना, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है सर, एस ब्लॉक का। सर है तो सोडियम होना एस चाहिए, ये अपन Na क्यों लिखा, लैटिन भाषा के शब्द आपने पढ़े होंगे। सोडियम को वास्तविकता में क्या बोलते हैं, लैटिन भाषा में हम बोलते हैं नेट्रियम। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आता है क्लास 9 के एनसीईआरटी में। तो सोडियम है एक मेरे पास, एक और सोडियम है, यानी संगत यानी एक जैसा। अब मैं कह रहा हूं संगत का मतलब एक जैसा। अब मैं कह रहा हूं धनायन यानी प्लस, Na और Na प्लस में जो प्लस वाला है वो उदासीन यानी न्यूट्रल से छोटा होगा। यदि मुझे इन दोनों के आकार की बात करें तो मैं कहूंगा सोडियम उदासीन सोडियम प्लस से बड़ा है। क्यों बड़ा है, इसका रीजन है, यदि मैं साइज की बात कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं, साइज की। क्यों बड़ा है, पहला रीजन है सेल इसने लॉस कर दिया, सेकंड ये जेड इफेक्ट बढ़ गया। सर वो कैसे, बताओ, चलो बताते हैं अपन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता है आपको, हाँ या ना, लिख सकते सर। सोडियम कितने नंबर आता है सर, सोडियम आता है 11 नंबर। कितने, 11 नंबर। तो लिखो 11 इलेक्ट्रॉन से 1s2 2s2 2p कितना होगा 6 और 10 हो गए 3s1, आया ना, 1s2 2s2 2p6 3s1। चलो ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैं बोल सकता हूं बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर वाले में टोटली 8 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 2 8 और 1। अब मैं Na प्लस की बात कर रहा हूं। Na प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ गया मतलब कौन सा आ जाएगा, बाह्यतम कोष वाला। इसका मतलब ये वाला उड़ गया, तो Na प्लस की, यदि Na प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा वो आएगा 1s2 2s2 2p6। इसका मतलब इसका बाह्यतम कोष ये हो गया। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है सर, 6 है, सॉरी 8 है, और उसके अंदर वाले में सर मैंने 2 लिखा है नहीं, चलो 1s2 है, चलो उसके अंदर वाले में कितने सर 2 है। इसका मतलब इसके लिए हो जाएगा 2 और 8। अब देखो आप में से कुछ बच्चे और कंफ्यूज हो रहे हैं, सर बाह्यतम वाला कैसा, अपने यहाँ आओ मैं समझा देता हूँ। देखो सोडियम 11 नंबर परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन भी 11। जो उदासीन स्पीशीज होती है जिसमें उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूँ यानी इलेक्ट्रॉनों को सजा रहा हूँ, तो 11 नंबर आ रहा है सोडियम, यानी 11 इलेक्ट्रॉन में सजाऊंगा। वो कैसे सजाऊंगा, 1s2, एस में वैसे 2, पी में अधिकतम 6, डी में 10, एफ में 14, ये तो पता ही होगा आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2, 1 6 7 9 2 11 मैंने सजा दिए। अब मैंने फिर यहाँ पे मैंने कैसे लिखा 2 8 1, इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे जो कोरोना वाले अभी आए पास आउट हो गए। देखो बाह्यतम कोष में मैं कह रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोष मतलब जो n का अधिकतम मान होता है वो अपने आप में बाह्यतम कहलाता है। तो बाह्यतम कोष में कितने सर, तीसरा ये बाह्यतम कोष है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके अंदर वाला दूसरा कोष है, हालांकि sp से कंफ्यूज मत हो, ये आगे वाला n है। देखो कोषों की संख्या देखो, इसमें कितने सर, इसमें टोटली 6 2 8 है। फिर उसके अंदर वाले में कितने सर, इसमें
2 इलेक्ट्रॉन है। इस कारण मैंने 2 8 1 लिखा। अब Na+ का मतलब क्या है? प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। यदि इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर नॉर्मली चार्ज क्या होता है? E- ऐसे लिखते, यदि इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका मतलब उसको उदासीन रखने के लिए प्लस है ना। अब देखो Na+ की बात करूं 1s2 2s2 2p6, हालांकि Na नॉर्मल होता तो 3s1 होता, लेकिन वो है नहीं, ये चला गया। अब देखो इसके आधार पे मैं ये समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं धनायन हमेशा संगत से छोटा क्यों होता है? क्योंकि उसने अपना सेल या कोष लॉस कर दिया, खो दिया। खोया तो है सर। देखो सोडियम की बात करूं तो ऑल ओवर देखो 1 2 3 कोष है। कितने हैं? 3 कोष है। लेकिन सर Na+ की बात करूं कितने कोष है बेचारे के पास? सर 1 और 2 है। इसका मतलब इसके पास कोष ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका आकार ज्यादा हो गया। कोष समझ में आया है ना? ये 1 वाला एक कोष है, ये 2 वाला एक कोष है। ये 1 वाला 1 है, ये 2 वाला 1 है, और ये 3 वाला 1 है। इसका मतलब पहला रीजन अपन को समझ में आ गया, क्योंकि सेल लॉस करता है धनायन, इस कारण ये छोटा होता है। इसमें 3 है, इसमें 2 है। सर जेड इफेक्ट वाला क्या फंडा है? चलो वो भी समझते। अभी मैंने आपको जब स्टार्ट किया तब बताया था जेड इफेक्ट और साइज एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। ये फंडा आप ऊपर लिख लो भले नोटबुक में। जेड इफेक्ट और साइज व्युत्क्रमानुपाती कैसे होते हैं? आपने बताया सर हम आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो साइज घटती है। साइज घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ता है। सिंपली बात मैं कह रहा हूं, नीचे वाला ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यदि ये घट रहा तो ये बढ़ेगा, तो ये रीजन है। अब देखो अपन ये समझते हैं इसके भी यहाँ पर नॉर्मली जेड इफेक्ट का फंडा क्या होता है? जेड इफेक्ट यदि कोई संगत परमाणु दिए हुए, यानी एक जैसे एलिमेंट दिए हुए, उनके लिए हम जेड इफेक्ट ज्ञात करते हैं। जेड इफेक्ट ज्ञात करते हैं जेड बाई ई। वो कैसे सर? देखो जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक, यानी वो तत्व कितने नंबर पे आ रहा है। सोडियम कितने नंबर आ रहा है? सर 11 नंबर आ रहा है। सोडियम अपने आप में उदासीन है। इलेक्ट्रॉन कितने? नॉर्मली जो उदासीन होता है उसमें जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी उसमें जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। सर इसमें 11 हो गए, 11/11। 11 का क्या? 11 परमाणु क्रमांक। ई क्या? इसमें इतने 11 इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे पता चलेगा आपको? यदि जो तत्व का परमाणु क्रमांक याद है वही उसके इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सेकेंडली चीज सर इसका अपन ज्ञात करते हैं, यानी मैंने जेड इफेक्ट ज्ञात किया। 11/11 मतलब कितना आया? 1। अब Na+ लेते हैं। Na+ के लिए जेड इफेक्ट मैं बोलूं, जेड इफेक्ट बोल रहा हूं, जेड बाई ई। जेड कितना है? Na। सोडियम के लिए कितना? सर 11। ई यानी इलेक्ट्रॉन कितने? सर यदि उदासीन होता तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन एक तो चला गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन? सर 10 है। कितनी? 10 है। तो 11/10 कितना हो गया? 1.1। यानी पहला इसके लिए जेड इफेक्ट का मान आया 1, लेकिन Na+ के लिए जेड इफेक्ट का मान कितना आया? 1.1। जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, तो उसकी साइज कम होगी। अभी तो बताया। इसका मतलब Na+ का जेड इफेक्ट ज्यादा 1.1 है, Na का 1 है। जेड इफेक्ट इसका ज्यादा है तो इसकी साइज क्या होगी? कम होगी। जेड इफेक्ट ज्यादा तो साइज कम होगी। ये था इसका रीजन। आया समझ में? यदि आपको पूछा जाए तो रीजन मोस्टली ये है कि धनायन अपने आप में छोटा क्यों होता है? क्योंकि एक तो सेल लॉस कर देता है और सेकेंडली जेड इफेक्ट इसका बढ़ जाता है। ये धनायन वाला। अब इससे धनायन से रिलेटेड अपन अब क्वेश्चन करेंगे। अरे चीजें समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड, आनी चाहिए। फिर भी एक और चीज बोल रहा हूँ, कुछ देखो बेसिकली कहूँ तो ऑनलाइन वाली चीजें मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मैंने कभी नहीं पढ़ाया। फिर भी मेरे अंदर कुछ भी कमी पेशी लगे कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि भैया, सर जी, दोस्त, मित्र, कुछ भी बोलो कि आपके अंदर थोड़ी ये कमी, इसमें आप सुधार करो। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा। मेरा मेन फंडा है, मैं कोई ऐसी चीज़ ना छोड़ूं जो बच्चों को समझ में ना आए। कचरा मुझे करना है नहीं लाइफ में। वैसे एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है लाइफ में, जो भी करो अपना बेस्ट करो, बेस्ट के अलावा कुछ नहीं। यहाँ तो हाथ डालो मत। यदि मैंने कहा मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बाकायदा बहुत बढ़िया मैं कोशिश करूंगा, मुझे जितना नॉलेज है। अब आज स्टार्ट में हो रही कुछ बच्चों को चीज़ें न समझ में, चिंता मत करो, धीरे धीरे अपना आगे बढ़ेंगे। सब कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू समझा दूंगा। और बाकायदा कह रहा हूँ, आप थोड़ा बिलीव सिस्टम मेरे ऊपर बनाए रखना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। यदि 33 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके केमिस्ट्री में, लिख के कह रहा हूँ 25+ तो आएंगे। 25 का मुझे, मेरा मन तो 33 बोल रहा है, लेकिन 25+ तो आएंगे।
तो आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। फिर भी मेरे अंदर कुछ कमी पेशी लग रही, भाई सिंपली बात है, मुझे इतना अनुभव है नहीं पढ़ाने का, फिर भी कमी पेशी लगे तो आप बड़े छोटे भाई के नाते मुझे बोल दो कि भैया ये कमी है, थोड़ा इसमें ये सुधार करो, वो चीज़ करो, मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ तक आ गया समझ? चलो अब थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, साइज के घटते क्रम में लिखना है। साइज के करते मेरे पास 2-3 एलिमेंट, आप कैसे लिखोगे? मेरे पास एक है mn, एक है mn+7, एक है mn+3, एक है मेरे पास mn+4। यदि आपको बोला जाए इन 4 तत्वों को आप आकार के घटते क्रम में लिखो तो आप कैसे लिखोगे? आप बिठाने की कोशिश, बेसिक है, ऐसा पूछा तो बहुत कम ज़्यादा, लेकिन आधारभूत चीज़ें तैयार हो रही। यदि आपको पूछा जाए इनको आप आकार के घटते क्रम में लिखो, यानी साइज के घटना मतलब डिक्रीज रूप में आपको लिखना, तो कैसे लिखोगे? प्लस वाली चीज समझे उससे रिलेटेड, तो सीधी बात है, आओ बोर्ड के ऊपर। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में जो उदासीन स्पीशीज होती है, नेगेटिव नहीं आया, अभी देखो उदासीन प्लस 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 नेगेटिव नहीं आया, तो ऐसी चीजों में जिसके ऊपर अपन, चलो नेगेटिव की बात छोड़े, यहाँ पे जो है चीज उससे रिलेटेड बात करते, जो फंडा आपने सीखा उससे, जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज ज्यादा होगा इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन खोए, हाँ या ना? इसने 7 इलेक्ट्रॉन खोए, इसने 3 खोए, इसने 4 खोए। जो ज्यादा जितने इलेक्ट्रॉन खोएगा उसमें कोष भी उतने कम होंगे, हाँ या ना? उसमें कोषों की संख्या भी उतनी कम होगी, या मैं कह सकता हूं उसका जेड इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। ज्यादा क्या कैसे होगा? जेड इफेक्ट बराबर Z/E। जेड तो सबका फिक्स है भाई, सिंपली बात है। यदि मैं इसको जेड इफेक्ट के आधार पे समझूं तो जेड इफेक्ट बराबर Z/E। जेड यानी परमाणु क्रमांक, यानी कितने नंबर पे आवर्त सारणी में आता है, mn सबके लिए सही है। अब मैं कह रहा हूं जिसमें E कम होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसका जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, आया ना? तो सिंपली बात है सर, देखो इसमें जितने थे उतने हैं, इसमें 7 चले गए यानी बहुत कम है, इसमें 3 चले गए कुछ कम है, इसमें 4 चले गए यानी इनमें इसमें सबसे कम है इलेक्ट्रॉन, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन, ये नीचे वाली संख्या कम है तो जेड इफेक्ट ज्यादा होगा। जेड इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज अपने आप में कम होगी, क्योंकि साइज और जेड इफेक्ट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। यदि मैं इनको सजाने की कोशिश करूं आकार के घटते क्रम में, तो सबसे छोटा छोटा होगा mn+7, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होगा mn+4, फिर उससे थोड़ा बड़ा होगा mn+3, फिर बड़ा बड़ा होगा mn। अरे आया समझ में, हाँ या ना? आया समझ में? वेरी गुड। ये छोटा क्यों है सर? देखो जेड इफेक्ट वाला फंडा लगाओ, जेड इफेक्ट बराबर Z/E। इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, तो जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, साइज कम होगी। ये एक एग्जांपल। अरे आया समझ में? वेरी गुड। चलो ये था प्लस वाला, अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो अपन इस फंडे से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। जो अपन ने ये चीजें समझी कि धनायन का आकार संगत से छोटा होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन IIT JEE के अंदर आया हुआ है, तो अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, कौन से यौगिक में Fe यानी लोहे का आकार सबसे कम है? यानी जो 3 अपन को एग्जाम्पल दी हुई, इन तीनों में जो लोहा Fe इसमें 1 है, इसमें Fe, इसमें Fe, इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, वो अपन इसके बिहार पे समझेंगे। चलो अब आप में से अधिकतम कंफ्यूज हो गए, सर ये क्या कुछ बैठ ही नहीं रहा, क्या है क्या नहीं, प्लस माइनस का कुछ फंडा नहीं बैठ रहा। चलो पढ़ाते हैं, यहाँ बोर्ड के ऊपर आओ, थोड़ा बहुत आपके फंडे क्लियर होंगे। यदि मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या पहला एग्जांपल FeSO4 है ना? मैं यदि इसको तोड़ूं तो इतना तो आपको पता है कि इसमें Fe+2 में है और प्लस SO4-2 सल्फेट, है ना? ये तो चीज़ें बेसिकली तो आपको आनी चाहिए। हालांकि ये 9th वाले कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें हम क्लास 9th में सीखते हैं, क्योंकि इस बार मैंने बच्चों को ये चीज़ें सिखाई है। इसका मतलब यदि इस FeSO4 की बात करो तो इसमें जो लोहा है वो अपने आप में किस स्टेज में है? उसमें लोहा है अपने आप में ऐसे है, Fe+2 अवस्था में। किस अवस्था में? +2 अवस्था में। चलो छोड़ो, फिर अपन आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल है FeSO4.7H2। किसी भी कंपाउंड में साइड में जितने भी जल के अणु जुड़े हुए हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, भले 7 हो, भले 9 हो, भले 24 हो, कुछ नहीं होना कंफ्यूज। जो आगे वाली संरचना है उसको आप खोलो, तो सिंपली बात है, आगे वाली सर क्या है? FeSO4। यदि इसको तोड़ूं, अभी तो तोड़ा है सर, Fe+2 प्लस SO4-2, है ना? इसका मतलब इसे हम
इसी में भी जो लोहा है वो Fe+2 की अवस्था में है। Fe+2 को बोलते फेरस, Fe+3 को बोलते फेरिक, क्योंकि हायर OS होती है, जो लंबी चौड़ी OS होती है उसके पीछे इक प्रत्यय लगाया जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल नामकरण में आता है। इसका मतलब पहली वाली स्ट्रक्चर में Fe+2 में, सेकंड में भी Fe+2 में, यानी पहली और दूसरी में जो Fe वो अपने आप में बराबर है, हाँ या ना, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी गए 2 इसमें गए, जो इसका Z इफेक्ट है वो इसका होगा, यानी दोनों बराबर साइज है। अब ये डिसाइड करेगा, यदि ये भी +2 में आएगा तो इसका नोटा आंसर चला जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा कौन है, कोई नहीं, तीनों बराबर है। यदि इसमें कुछ +1 या +3 ऐसा कुछ हुआ तो चेंजेबल हो सकता है। अब अपन इसको लिखते हैं, ये अपने आप में है एक कौन सा कंपाउंड, कोई बताएगा मुझे? उपसंयोजी यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप क्लास 12th में पढ़ते हो NCERT में, या 11वीं में ये नहीं आता, 12th में। तो अब इसमें अपन Fe की OS ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सिंपली बात, थोड़ा बहुत आपको पता है, K की बात करें, पोटेशियम S ब्लॉक के पहले वर्ग का तत्व है, इसलिए पोटेशियम का जो चार्ज होता है वो हमेशा +1 होता है। कितना होता है? +1 होता है। यदि Cn में साइनाइड की बात करूं, हालांकि अपन कोऑर्डिनेट में इसे नाइट्राइल बोलते हैं, तो इसकी बात करूं, इसके ऊपर हमेशा चार्ज होता है Cn-, यानी ये अवस्था होती है इसकी -1, K के ऊपर +1, Cn के ऊपर -1। ये बेसिकली चीजें आपको पता होगी, नहीं है तो अब आप दिमाग के अंदर ठूस लो। अब इसके बिहार पर मैं Fe की OS ज्ञात कर रहा हूं। क्या ज्ञात कर रहा हूं? OS यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, K3 FeCN का होल 6, हाँ या ना। अब आओ आप, सर देखो पोटेशियम की आपने +1 बताई है, चलो +1 बताई है कितने पोटेशियम सर? 3 है, चलो ये लिख लिया। प्लस Fe की सर ज्ञात करनी है, उसको x मान लिया। Cn1 की आपने कितनी बताई है? Cn1 की सर आपने बताई है -1, यानी +-1 है कितने Cn सर? 6 है। बराबर करना पड़ता है 0। ये OS ज्ञात करने का बेसिकली फंडा है। जो अलग अलग तत्व है उनको जोड़ते जाओ, जो OS उनकी है उसको उनके तत्वों के, जो उनके परमाणु, उनसे आप गुणा करते जाओ। तो सिंपली बात है, +1 गुणा 3 कितना हुआ? 3 हुआ, प्लस का प्लस, x का x, प्लस का प्लस, -1 गुणा 6 कितना हुआ सर? -6 हुआ, बराबर 0 हुआ। 3 + x प्लस माइनस सर -6 बराबर 0 हुआ। तो x बराबर कितना होगा सर? x का x बराबर, सर ये x के माइनस में उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, सर ये x के प्लस में तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी x बराबर आया +3। अरे थोड़ी बहुत जोड़ बाकी आ रही है ना। इसका मतलब Fe के ऊपर जो आवेश होगा यहाँ पे होगा +3। क्या होगा? +3। यानी इस स्ट्रक्चर के अंदर जो लोहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो लोहा है वो है Fe+3 अवस्था में, Fe+3 अवस्था में। और फंडा क्या बोला है? धनायन हमेशा संगत तत्वों से छोटा होता है। संगत तत्वों में सर ये +2 है, ये +3 है। धनायन ज्यादा आ गया, इसका मतलब इसका आकार सबसे कम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये वाला। अरे समझ में आया या ना भाई? ये कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ें मैं आशा कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। 100% आप कंसंट्रेट होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, बाकायदा कह रहा हूँ। मैं कोई ऐसी लाइन नहीं छोड़ूंगा जो आपके मन में वो पनप रही हो, तो मैं हर चीज़ समझाऊँगा। ये थी आज की पहली क्लास। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल वाली क्लास में मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ही करवाऊँगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, फंडे बढ़ेंगे। देखो ये अपन को पर्टिकुलर पता नहीं था, लेकिन अपन ने इस लाइनिंग के आधार पर इसको समझ लिया, तो ऐसे फंडे बनाते जाएंगे। प्लीज़ रटू तोते मत बनो, मत बनो, मत बनो। चलो बेस्ट ऑफ लक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।